Jai Hind everybody. Welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variation. So students, in this lecture we will discuss about pedigree analysis. Now this pedigree analysis is very important topic and this is usually done in order to trace the genetic disorder. क्या होता है कि इंडिविजुअल में कुछ एज यू ऑल नो कि जो ट्रेट्स होते हैं, जो भी जीन्स होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं. जब ये जीन्स पास होते हैं तो उसके साथ साथ जो भी जीन्स में होती हैं, ठीक है, जैसे भी उसमें जीन्स जैसे भी प्रेजेंट होंगे, डोमिनेंट या रेसेसिव या फिर कुछ एबनॉर्मेलिटी होगी तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. बट व्हाट हैपन कि कभी कभी वो किसी जनरेशन में एक्सप्रेस होती है और किसी जनरेशन में वो एक्सप्रेस नहीं होती है. जैसा कि आपने मेंडल्स के लॉ में देखा था कि F2 जो F1 जनरेशन थी उसमें जो था उसमें आपको जो भी पेरेंटल कैरेक्टर्स थे हाइब्रिड मिला था. हमें पेरेंटल कैरेक्टर नहीं मिले थे. लेकिन जब F2 क्रॉस किया गया तो उसमें हाइब्रिड के साथ हमें पेरेंटल कैरेक्टर्स भी मिल गए थे. ओके, तो अब ये जो डिजीज़ जो ट्रांसफ़र होती हैं, अब उसकी स्टडी करने के लिए जो है वो हम स्टडी करते हैं पेडिग्री एनालिसिस से. द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ अ मैन of transmission of genetic character from one generation to next is called pedigree analysis. So characters को स्टडी करने के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरह पास होते हैं, या फिर कोई डिसऑर्डर अगर पास हुआ है, कोई डिजीज़ पास हुई है, ओके, तो ये सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से हम पता लगा सकते हैं कि अगर सपोज़ कोई भी डॉटर है या ऑफस्प्रिंग है, उसको कोई डिजीज़ है लेकिन फादर मदर में वो डिजीज़ नहीं थी, ठीक है, तो लेकिन हो सकता है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनमें डिजीज़ रही होगी और हो सकता है फादर मदर में वो रेसेसिव कंडीशन में रही होगी, रेसेसिव फॉर्म में रही होगी, तभी एक्सप्रेस नहीं हो पाई. ठीक है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ डोमिनेंट पढ़ा है जो मेंडल ने बोला था कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होते हैं F1 जनरेशन में. ठीक है, F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होते हैं और फिर F2 जनरेशन में जो थे वो पेरेंट्स कैरेक्टर भी, जो भी रेसेसिव कैरेक्टर्स थे वो भी अपीयर हो गए थे. तो ऐसा ही कुछ जो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं या कोई भी कैरेक्टर्स हुए जो कि एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, तो वो भी इसी तरह ही अपीयरेंस होता है. तो उन सब की स्टडी करने के लिए दिस पेडिग्री एनालिसिस इज़ वेरी हेल्पफुल. इट हेल्प्स टू ट्रेस द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कि हमारी क्या हिस्ट्री थी, हमारे जो पूर्वज थे उनमें कौन से कैरेक्टर थे, क्या उनसे कोई डिजीज़ पास हो सकती है, या फिर हम फ्यूचर के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है उस डिज़ीज़ को पास होने की. ओके, तो ये हम पहले से ही इसकी स्टडी करके हम पहले से ही पता लगा सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. द फैमिली ट्री और पेडिग्री इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ सिंबल्स and will include information about the disease status of an individual. तो इसमें क्या है कि ये एक फैमिली ट्री के फॉर्म में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है. जैसे ग्रैंड पेरेंट्स बनाए, फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स, फिर उनके ऑफस्प्रिंग. तो एक ट्री के फॉर्म में हम कोई भी कैरेक्टर अगर हमको स्टडी करना है कि वो ग्रैंड पेरेंट में डोमिनेंट फॉर्म में था कि रेसेसिव फॉर्म में, फिर पेरेंट्स में वो किस तरह पहुंचा, फिर फाइनली वो पेरेंट्स से जो बच्चे हुए उनमें कैसे पहुंचा, तो एक ट्री के फॉर्म में हम इसको स्टडी कर सकते हैं. इसको स्टडी करने के लिए कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम वो पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं और हर सिंबल का अपना अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग नाम होता है, उसका अलग अलग मतलब होता है, जिसके बेसिस पे हम उसको स्टडी करके किसी भी ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी डिजीज़ के बारे में कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सिंबल आप ऐसे देख सकते हैं. दिस इज़ गिवन. सपोज़ अगर ये स्क्वायर बना है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं. ओके, नाउ ये अगर स्क्वायर बना है तो ये मेल रिप्रेजेंट करता है, सर्कल फीमेल, और ये जो है इस तरह का सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि अभी कोई सेक्स नहीं पता है, सेक्स का नोन ही नहीं है कि ये क्या है. ओके, फिर अगर इस तरह का इंडिविजुअल है, ठीक है, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है, ये रेड कलर से है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल. अब अगर
मेल और फीमेल सिंगल लाइन है तो इसका मतलब मेटिंग, इनका मेटिंग शो कर रहा है। और अगर इसमें डबल लाइन है तो ये शो कर रहा है मेटिंग तो है पर किस में है, रिलेटिव्स में, या तो हम ये कह सकते हैं कजन्स में मीटिंग है। ओके, और आगे देखते हैं, अगर इस तरह का सिंबल है पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, ये दोनों पेरेंट्स हैं और ये क्या शो कर रहा है, उनसे बच्चे हुए, जैसे एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, ये सिंबल्स जो हैं ये फिक्स हैं सिंबल्स, और इसी के ही अकॉर्डिंग हम पूरी एनालिसिस करते हैं और स्टडी करते हैं कि क्या हिस्ट्री रही होगी। नाउ नेक्स्ट, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़, अगर ये इस तरह है और ये सिंबल बना है, नाउ दिस स्क्वायर इज़ फॉर मेल, तो इसका मतलब मेल चाइल्ड है और वो डिजीज़ है उसको। ठीक है, ये अगर रेड कलर से है। ओके, पेरेंट्स विद मेल अफेक्टेड विद डिजीज़, अगर इस तरह से कोई सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब जो पेरेंट है उसका जो मेल चाइल्ड है दैट इज़ अफेक्टेड विद डिजीज़। सो इस तरह हम पूरी एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी हिस्ट्री अगर हमें पता करनी हो तो हम किसी की भी पता कर सकते हैं। ओके, so this pedigree analysis is very helpful. It is a very useful concept which help us to analyze different traits, different disorders, genetic disorders, I will say, the disorders which has passed from one generation to other. Usually क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंट हुआ, ओके, एक्सीडेंट हुआ एंड अ पर्सन हैज़ डाइड, अब पता चला कि उसकी जो डेथ हुई एक्सेसिव ब्लड लॉस से हुई या फिर उसमें क्लॉटिंग नहीं हुई, इसका मतलब उसको डिजीज़ कौन सी थी, हीमोफीलिया। अब हमको पता ही नहीं क्योंकि फादर मदर में ऐसा कोई भी जीन्स नहीं प्रेजेंट था या इस तरह की डिजीज़ नहीं थी, तो इसका मतलब हो सकता है कि और उससे पहले की जनरेशन है उसमें रहे होंगे, और पेरेंट्स में क्योंकि ये रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट रहा होगा इसलिए एक्सप्रेस नहीं हुआ। ओके, लेकिन बच्चों में ये एक्सप्रेस हो गया, होमोजाइगस रेसेसिव रहा होगा या फिर तो यहाँ पे हमने देखा जो मेंडल्स के लॉ हैं वो भी एप्लीकेबल हो रहे हैं इन पेडिग्री एनालिसिस। तो अगर हमने पहले से ही हिस्ट्री को एनालाइज किया होता तो वी वुड हैव फाइंड आउट प्रीवियसली कि ये हीमोफीलिया डिजीज़ इसमें पास हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम तो इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी पता कर लेते हैं कि फ्यूचर में अगर इनकी शादी हुई है और इनसे बेबीज़ होंगे तो फ्यूचर में अगर बॉय है अगर गर्ल है तो उसको ये हो सकती है डिजीज़, ये कैरियर हो सकता है और ये डिजीज़ हो सकता है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। ट्रेड्स की बात करें तो जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट है, ओके, अब ये भी जीन्स के थ्रू ही होता है, तो अब इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों में जो जीन्स आए हैं तो कौन से जीन सुपीरियर हैं, तो हम उसको उसी तरह ट्रेंड कर सकते हैं आगे लाइफ में कि नहीं इसमें ये जीन्स हैं जो कि दे आर मच सुपीरियर, सो ही कैन एक्सेल इन दैट फील्ड। ओके, ही कैन एक्सेल इन दैट फील्ड इन हिज लाइफ। तो इस तरह हम ये एनालिसिस उसके लिए भी हेल्पफुल है। ओके, चलिए अब यूजेस की बात करते हैं। हाँ, और डिजीज़ की बात करें तो ये डॉर्फिज्म, एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब डिजीज़ जो हैं आप ये डिजीज़ पेडिग्री एनालिसिस से इन डिजीज़ के बारे में हम पता कर सकते हैं। और ये सारी डिजीज़ जो हैं म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीज़। ओके, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि जब बेस पेयर में चेंजेस आ जाते हैं सीक्वेंस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, क्या क्या इसके यूजेस हैं। यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज इन वेरियस इंडिविजुअल, किस तरह कोई भी जेनेटिक डिजीज़ जो है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में पास हुई है उसके बारे में हम इससे स्टडी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं उस डिजीज़ का। इट इंडिकेट्स दैट मेंडल्स प्रिंसिपल आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू ह्यूमन। अभी हमने बात की थी कि जो मेंडल्स के प्रिंसिपल्स थे वो भी इसमें हमने देखा कि एप्लीकेबल हैं ह्यूमन में। ठीक है, जैसे कि अभी बात की, जैसे F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट हुए थे, रेसेसिव भी पर वो हिडन थे, पर F2 जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टर भी अपीयर हुए। ऐसा ही डिजीज़ के भी साथ हो सकता है कि F1 जनरेशन में हो सकता है वो डिजीज़ नहीं हुई, ठीक है, पर F2 जनरेशन में वो डिजीज़ एक्सप्रेस हो गई, तो इसका मतलब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो पेरेंट्स थे। ठीक है, पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया था, तो हम इससे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ ट्रेड इन आवर एंसेस्टर्स, इट हेल्प अस टू नो द पॉसिबिलिटी ऑफ रेसेसिव एलील टू क्रिएट अ डिसऑर्डर। ओके, क्यों, और
हम इससे ये भी पता लगा सकते कोई भी ट्रेट जो है वो एंसेस्टर में प्रेजेंट था, ओके, और उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब वो रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा तभी वो डिसऑर्डर कॉज करेगा। तो किस जनरेशन में वो होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, F1 जनरेशन में नहीं था लेकिन F2 जनरेशन में हमको मिला था, ओके। नेक्स्ट, इट कैन इंडिकेट द हार्म ऑफ मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेशंस, ओके। इसीलिए जो क्लोज रिलेशन में शादी क्यों अवॉइड की जाती है, सपोज कोई अगर इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है जेनेटिक डिजीज़ पास होने की, इसीलिए क्योंकि क्लोज रिलेशन में अगर है शादी, सपोज कज़न्स में मासी के बच्चे हैं, मामा के बच्चे हैं, तो क्या है, जीन्स तो कहीं ना कहीं से पास हो रहे हैं, ओके, काफ़ी सिमिलैरिटी होगी, तो हो सकता है कि जो डिसऑर्डर्स जीन्स ने कैरी किए वो भी पास हो जाए, ओके। तो इट कैन इंडिकेट द हार्म ऑफ, इसीलिए द मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेशन शुड बी अवॉइडेड। Now it can inform about possibility of having children with genetic disorder, ओके। पहले से ही आप पता लगा सकते हैं कि जो चिल्ड्रन होंगे उनकी क्या पॉसिबिलिटी है कि उनको ये डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए ट्री के फॉर्म में पूरी स्टडी की जाएगी, फैमिली ट्री, ठीक है, फैमिली ट्री बनेगी जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स देन ऑफस्प्रिंग सब होंगे, और हर जीन जो एलील्स, डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे पर्टिकुलर जीन्स के, उसकी स्टडी की जाएगी, ओके। So this is all about the your pedigree analysis uses and what is pedigree analysis, then different symbols which are used in human pedigree analysis. Now this is all. Now next lecture we are going to take up genetic disorders, okay. So this is all student. Thank you everybody.